वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस फिर से देना चाहूँगा कि किसी भी वीडियो सेशन को देखने से पहले जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसे पहले खुद से सॉल्व कर लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि वेयर यू एग्ज़ैक्टली स्टैंड। आपको ऑलरेडी कितना आता है, कितना कुछ आपको पहले से ही मालूम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। इन फैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ। समय-समय पर अपने आप को असेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप जान पाते हैं कि कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ, कितना मुझे आता है और कितना और सीखने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है ना? तो किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वर्कशीट को सॉल्व कर लें। उसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ आता है। फिर वीडियो सेशन को देखें और हर वीडियो सेशन से जो भी अच्छी-अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पहला वर्ड कौन-सा है। देखिए, पहला वर्ड है आप सबके सामने प्रोविज़नल। क्या आपको मालूम है प्रोविज़नल का मीनिंग क्या होता है? मैं बताता हूँ। प्रोविज़नल का मीनिंग है टेम्पररी, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, जो चीज़ स्थायी नहीं है, अस्थायी है, एक तरीके से उसको टेम्पररी बोला जाता है। प्रोविज़नल वर्ड जो है अक्सर सर्टिफिकेट के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये तब दिया जाता है जब आपने किसी कोर्स को कंप्लीट कर लिया हो, पर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको उसका सर्टिफिकेट ना इशू किया जा पा रहा हो क्योंकि सर्टिफिकेट रेडी ना हो पाया हो और आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, तो कुछ समय के लिए एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर देता है इंस्टीट्यूट, ताकि आपको जो भी नीड है, जो भी जहाँ भी इस सर्टिफिकेट को आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकें। तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा रहता है टू whomsoever इट मे कंसर्न। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है हैपलेस, परमानेंट, डिस्टिंक्टिव और टेम्पररी। अब आप अंदाजा लगाइए सर। जनरली देखिएगा, एक ऑप्शन है परमानेंट, एक ऑप्शन है टेम्पररी। अगर इतने कंट्रास्टिंग ऑप्शंस दिए हुए हों तो यूं आप समझिए कि उन्हीं में से किसी एक को होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी का रूल कहता है कि अगर जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हों तो इसका मतलब है कि या तो ये मीनिंग है या तो फिर ये मीनिंग है। ठीक, टेम्पररी इसका आंसर है, परमानेंट तो ऑपोजिट हो जाएगा। हैपलेस को सर आप ना होपलेस से रिलेट कर लीजिए। होपलेस हैपलेस एक ही बातें हैं। निराश, जिसको आप डिसमेड भी कह सकते हैं, ठीक है। डेजोलेट भी बोल सकते हैं आप उसे, मेलनकॉलिक भी कह सकते हैं। डिस्टिंक्टिव जो दूसरों से अलग है, यानी कि जो यूनिक है, लेकिन यूनिक किस चीज में? वो काबिल है, समझ रहे हैं ना? जो एक तरीके से दूसरों की तुलना में ज़्यादा काबिल है, योग्य है, जिसे आप ना अकम्प्लिश्ड भी कह सकते हैं। डिस्टिंक्टिव होना बहुत रेयर है और डिस्टिंक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिंक्शन वर्ड आपने सुना होगा जब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उस मार्क्स के आगे, जैसे मान लीजिए आपके हिंदी में 80 मार्क्स है तो आगे डी लगा रहता है ना। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टिंक्शन। ये क्या दिखा रहा है कि ये मार्क्स स्पेशल हैं, खास हैं, ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। तो इसी को कहा जाता है डिस्टिंक्टिव। ठीक है, इसी से डिस्टिंक्शन बनता है। तो जो यूनिक है, जो दूसरों से बेहतर है, बेटर है, अकम्प्लिश्ड है, उसको कहा जाता है। देखिए, एक और वर्ड होता है डिसर्निबल। ठीक है, संभवतः मैं सही वर्ड लिख रहा हूँ, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, अदरवाइज यही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्टिव वर्ड बहुत खास है और साथ ही साथ ये जो हैपलेस वर्ड है ये भी बहुत खास है। ठीक है, इस सेशन का। हाँ, अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस का भी आपको सिनोनिम पता करना है। बहुत सरल है सर, हॉरर से रिलेट करिए ना इसे। हॉरर से रिलेट करिए। हॉरर मतलब डर, तो हॉरेंडस मतलब डरावना। जो चीजें डरावनी है वो टेरिबल हो सकती हैं, ऑफुल हो सकती हैं, ठीक है, हॉरिफाइंग हो सकती हैं। हॉरिफाइंग हो सकती है, जो चीज भयावह है। कैसी है? भयावह है, स्ट्रेंज है, टेरिबल है, ऑफुल है, हॉरिफाइंग है, उन्हें हॉरेंडस बोला जा सकता है। ऑप्शन देखिए। ड्रेडफुल, स्टुपेंडस, मोमेंटस और प्लीजेंट, ये आंसर है। सिनोनिम ड्रेडफुल है। ड्रेडफुल मतलब भी होता है बेहद खराब, जिसे ऑब्नॉक्शियस भी कहा जा सकता है, ग्रूसम भी कहा जा सकता है, पैथेटिक भी कहा जा सकता है। ड्रेडफुल बेहद खराब, भयावह। स्टुपेंडस और
मोमेंटस ये एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है ऐतिहासिक, ठीक है, जिसको आप दूसरे शब्दों में हिस्टोरिक बोलते हैं। ठीक। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, जब दो वर्ड्स का मीनिंग एक ही जैसा हो, ऑप्शंस में दिए गए दो वर्ड्स का मीनिंग एक ही जैसा हो और आपको सिनोनिम ही पता करना हो, तो यूं समझिए कि ये वो दोनों वर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जब सिनोनिम ही पता करना है और दो वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा है, तो उनमें से आप किसको चूज कर सकते हैं? तो किसी को नहीं चूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग मालूम है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। चार के चारों नहीं मालूम, ड्रेडफुल, स्टुपेंडस, मोमेंटस, प्लीजेंट, सबका नहीं मालूम, दो का मालूम है, तीन का मालूम है, जरूर इसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। प्लीजेंट तब होता है जब आपको ऑपोजिट चाहिए होता है, क्योंकि जो बहुत खराब है, जो बहुत भयावह है, उसका ऑपोजिट सुखनुमा ही तो हो सकता है। बट सिंस यू आर सपोज टू प्रोवाइड सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड हॉरेंडस, तो आप ड्रेडफुल को चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, अगला वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार, जिन चीजों में एक तरीके से शाइन हो, जिन्हें आप फ्लैशी बोल सकते हैं, है ना, जो चीजें क्लियर हो, चमक रही हो, जिन्हें आप डार्जिलिंग बोल सकते हैं, इल्यूमिनेटिंग बोल सकते हैं। ये देखिए, इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेट का मतलब ही होता है रोशनी करना, तो इल्यूमिनेटिंग जिसे आप कह सकते हैं, फ्लैशी, इल्यूमिनेटिंग, शाइनी, ग्लॉसी भी आप कह सकते हैं, ग्लॉसी, चमकदार। ठीक है, ग्लॉसी। लिपस्टिक के दो शेड होते हैं, एक मैट और एक ग्लॉसी, जिसमें बहुत चमक हो उसको ग्लॉसी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ल्यूसिड, अबैंडेंट, डैजलिंग। ये सर होगा सर। डैजल्स का मतलब ही होता है झालर से। झालर क्या करती है? जो चमकती है ना, तो डैजलिंग हो जाएगा, जो चीजें चमक रही हो, फ्लैशी हो, शाइनी हो, उनको डैजलिंग कहा जाएगा, उन्हीं को रिस्प्लेंडेंट भी बोला जाएगा। लूसिड मतलब भी होता है, लेकिन लूसिड का मतलब होता है क्लियर, जो चमक ना रहा हो बल्कि जो स्पष्ट हो। अक्सर लूसिड वर्ड का इस्तेमाल राइटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी की लेखनी साफ सुथरी है तो वो चमकदार तो होगी नहीं, साफ सुथरी होगी, तो उसको ल्यूसिड राइटिंग कहा जाता है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंट, प्लेंटीफुल। मैं आपको बताऊं, अबंडेंट एक एवरेज कैटेगरी का वर्ड है, आप उसे बहुत स्मार्ट ना समझे, इंपॉर्टेंट जरूर है पर एवरेज कैटेगरी का है, क्योंकि इसे बहुत पूछा जाता है। अबंडेंट बहुत ज्यादा, ऑब्सक्योर अस्पष्ट, जो चीजें अनक्लियर हैं, ठीक है, धुंधली हैं, जिन्हें आप ओपेक भी कह सकते हैं, अनक्लियर भी कह सकते हैं, धुंधली जो चीजें हों, जो क्लियर ना, फ्लिम्सी जिसे आप बोल सकते हैं, फ्लिम्सी, तो उनको कहा जाता है धुंधला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है डिलीजेंट। मालूम होगा आप सबको इसका मीनिंग, नहीं मालूम है तो देखिए, डिलीजेंट का मतलब है लेबोरियस, जो मेहनती हो। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो लेबोरियस हो, यानी कि जो हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, जो इंडस्ट्रियस हो। अगर फिजिकल लेबर की बात की जाए तो जो पेन्स टेकिंग हो, ठीक है, जो काम करे और पसीना बहे, पेन्स टेकिंग बोला जाता है। हालांकि डिलीजेंट जो है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेट करता है, डिलीजेंट स्टूडेंट मतलब लेबोरियस, मेहनती जिसको कहा जा सकता है। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। वन इज डिफिडेंट, ऑप्शन नंबर टू इज विटी, देन वी हैव रिलेंटलेस, और जो लास्ट वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। यू गॉट द राइट आंसर, इंडस्ट्रियस, मेहनती ही इसका सही सिनोनिम होगा। लेट्स टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस। पहला है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, जो शाई हो, है ना, जो बैशफुल हो, जो रिजर्व्ड हो, जो लैकॉनिक हो, एक तरीके से जो संकोची हो, शाई हो, उसको डिफिडेंट कहा जाता है। ऐसे लोग कम से कम बात करना पसंद करते हैं ना। विटी बना है बॉस विट से। विट का मतलब ही होता है आपकी जो विजडम है, जो एक्यूमेन है, जो होशियारी है, क्लेवरनेस है, उसको कहा जाता है विट। और विटी मतलब जो क्लेवर हो, शार्प हो, श्रीउड हो, मतलब तेज तर्रार, बहुत काबिल, होशियार, ठीक है, विटी बोला जाता है, जिसे आप प्रूडेंट भी कह सकते हैं।
प्रूडेंट, समझदार, तेज तर्रार, काबिल योग्य, जो कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता है ना, जिसकी चाल से आप मात खा सकते हैं पर वो मात नहीं खाएगा, उसे कहा जाता है विटी। एक इडियम भी तो होता है, एट योर विट्स एंड, जब आपकी बुद्धि काम ना कर रही हो, जब आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, उसको कहा जाता है टू बी एट योर विट्स एंड्स। सो रिलेंटलेस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग वर्ड। रिलेंटलेस का मतलब है बिना रुके, बिना थके। जब चीजें बिना रुके, बिना थके होंगी तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती हैं। समझने की कोशिश करिएगा। और जो चीजें लगातार होती रहेंगी, भाई बिना रुके, बिना थके आप चलते ही रहें लगातार, तो वो परमानेंट भी हो तो हो गया। और जो कुछ कॉन्टिन्यूअस है वो लगातार चलता ही रहेगा, तो वो परमानेंट भी हुआ। ठीक है, उसे आप परपिचुअल भी कह सकते हैं। ये देखिए, परपिचुअल भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, रिलेंटलेस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट, परपिचुअल हो सकता है। और एक बात और सुनिएगा, रिलेंटलेस, अगर आप खुद में रिलेंटलेस हैं अपने एम को हासिल करने को लेकर, कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा, तो आपका रिलेंटलेस होना बड़ा पॉजिटिव है और आप बहुत अंदर से मजबूत होंगे। तो रिलेंटलेस का सिनोनिम जो है वो डिटरमाइंड भी हो सकता है बॉस, समझ रहे हैं ना, डिटरमाइंड भी हो सकता है। तब आप किसी भी सूरत में हार नहीं मानेंगे, थकेंगे नहीं, तो अनयील्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, रिलेंटलेस एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि रिसर्च की जा रही हो। जैसे अभी देखिए ना, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट रिलेंटलेस एफर्ट्स लगा रहे हैं, दिन रात एक किए हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, एक तरीके से राउंड द क्लॉक जिसको कहा जा सकता है। राउंड द क्लॉक, ये देखिए, ये फ्रेज है। राउंड द क्लॉक लेबर करने का मतलब है कि घड़ी चलती ही रहे लगातार और मेहनत कभी रुके ना, घड़ी गोल गोल घूमती ही रहे और लेबर कभी ना रुके, तो राउंड द क्लॉक लेबर किया जा रहा है। रिलेंटलेस एफर्ट्स लगा रहे हैं साइंटिस्ट दुनिया भर के, रिलेंटलेसली एफर्ट कर रहे हैं वो। इंडस्ट्रियस तो आप जान गए, बहुत अच्छा वर्ड था विटी, डिफिडेंट और रिलेंटलेस। आगे बढ़ते हैं जी। वर्ड नंबर 5 इज एरिस्टोक्रेटिक, और एरिस्टोक्रेटिक का आपको सिनोनिम ही पता करना है। जो सभ्य लोग हों, बड़े घर के जो लोग हों, पढ़े लिखे, जिन्हें आप पेज 3 टाइप के लोग बोल सकते हैं। क्या होता था बहुत पहले, पॉसिबली जब ब्रिटिश रूल था, तो न्यूज़पेपर में जो पेज नंबर 1 2 के बाद पेज नंबर 3 था, उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, एडुकेटर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ठीक है, ऐसे लोगों की ही कहानियां छपती थी, जो बहुत बड़े बड़े घर के लोग हों। तो वो पेज 3 टाइप के लोग कहे जाने लगे, जो बड़े हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, एलीट क्लास के जो लोग हैं। ठीक है, जो एलीट क्लास है, क्लास 1 के लोग जो हैं, उनको एरिस्टोक्रेटिक कहा जाता है, पढ़े लिखे लोग। सर आपको शायद ना मालूम है, मैं बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, कुलीन तंत्र जिसको कहा जा सकता है, या एरिस्टोक्रेसी उसको बोला जाता है। जब एडुकेटेड बड़े घर के लोगों के पास सरकार हो, उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, लस्टी, लाउजी, लॉफ्टी और नोबल। आंसर तो आपको मिल गया। जो अच्छे लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, है ना, परम सिद्धांतवादी हैं एक तरीके से, उनको कहा जाता है एरिस्टोक्रेटिक। ऑप्शंस देखिए बाकी, लस्टी, क्या आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी नहीं देखी बार बार, लस्ट स्टोरीज? नहीं देखी हो, मैंने भी नहीं देखी, तो आपने उसका एड जरूर देखा होगा, है ना। लस्ट स्टोरीज फिजिकल रिलेशन से रिलेट करता है। लस्टी, लस्टफुल होते हैं सर। देखिए एक वर्ड होता है, मैं लिख रहा हूँ, लस्ट। लस्ट मतलब होता है लालच, जीभ लपलपाना, लस्ट है। और ये नेगेटिव वर्ड है सर। सेक्सुअल इंक्लिनेशन है लस्ट में, एक तरीके से, समझ रहे हैं ना, जो गंदा इशारा है वो लस्ट है एक तरीके से। इसी लस्ट से लस्टी बना, इसी से लस्टफुल होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, लस्टी होने का मतलब सर फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना भी होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, फिजिकल एनर्जी से सारे वर्ड्स का रिलेशन है। हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेशन है, और फिजिकल स्ट्रेंथ से, जिसको कहा विगरस भी बोल सकते हैं, अब आप और समझ रहे होंगे। लस्टी होना, और इल मैनर, नेचर से गंदा होना एक तरीके से, लस्टफुल। ठीक है, हाँ, शरीर से बहुत मजबूत लेकिन स्वभाव से, चरित्र से बहुत गंदा, नियत खराब हो। लाउजी मतलब बैड, रॉटेन, सड़ा, बदबूदार जिसको कहा जा सकता है, रॉटेन, स्टेल।
ठीक है, उसको लाउजी बोला था। लॉफ्टी, आपने शायद कमेंटेटर्स को सुना हो क्रिकेट में, जब क्रिस गेल, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी बहुत ऊंचा शॉट मारते हैं, रोहित शर्मा टाइप से बहुत ऊंचा जब शॉट, हवाई शॉट जब मारते हैं तो उसे लॉफ्टी शॉट कहा जाता है। हाई, जो ऊंचा है बहुत ज्यादा, उसको लॉफ्टी कहा जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग काफी ऊंची हो, आपको ऐसे देखना पड़े तकरीबन 180 डिग्री पे, तो वो लॉफ्टी बिल्डिंग कही जाती है। ठीक है ना, लॉफ्टी हाई बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल या ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 6 देखते हैं। वर्ड नंबर 6 इमेसिएटेड है और यहाँ पर आपको एंटोनिम पता करना है। इसको कहा जाता है दुर्बल, शरीर से जो कमजोर हो, है ना, जिसे रिकेटी कहा जाता है। फ्रेल, जो वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको कहा जाता है इमेसिएटेड। RI रिकेट्स रोग होता है, जानते होंगे, सूखा रोग जिसको कहा जा सकता है। रिकेटी, FRAIL, फ्रेल, वीक, जो अनहेल्दी है, बहुत दुर्बल है ना, जिसे आप स्लेंडर भी कह सकते हैं, थिन बोल सकते हैं, थिन। और ये याद रखिएगा, सिर्फ दुबला ना हो सर, दुर्बल हो। हाँ, दुर्बल मतलब कमजोर भी हो, तो उसको इमिसिएटेड कहा जाता है। आपको ऑप्शन चाहिए सर, मुझे सॉरी, आपको एंटोनिम चाहिए, मुझे उम्मीद है आप सब हेल्दी को ही चूज करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इमिसिएटेड मतलब दुबला, कमजोर, मैलनरिश्ड जिसको कहा जा सकता है, हेल्दी जो स्ट्रांग है ना, हेल्दी जो स्ट्रांग है। लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए होता है, फुल ऑफ फैसिलिटीज, फुल ऑफ फैसिलिटीज मतलब जहां पर सुविधाएं बहुत ज्यादा हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है लोगों की। लैविश जिसको कहा जा सकता है, शाही जिसको कहा जा सकता है। कंज्यूमेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जरूर इसे नोट्स में लिख लीजिएगा। जनरली आपको ये वर्ड नहीं देखने को मिलेगा। कंज्यूमेट उसको बोलते हैं जो स्किल्ड है, जो अपनी फील्ड में माहिर है, जिसे बहुत ज्ञान है, जिसे आप ना अकम्पलिश्ड भी कह सकते हैं, जो परफेक्ट है एक तरीके से, जो इम्पेकेबल है, उसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमेट मतलब स्किल्ड, पढ़ा लिखा, योग्य, अकम्पलिश्ड, परफेक्ट जिसको बोल सकते हैं। सिंपैथेटिक आप जानते होंगे, दयावान, सिंपैथी से रिलेट करिए। सिंपैथी मतलब ही होता है दयावान, जिसे आप कंपैशनेट बोल सकते हैं, कंपैशन से बन जाएगा ये। और एक वर्ड होता है मर्सी, दया, उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दीजिए, मर्सीफुल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा वर्ड था कंज्यूमेट, जरूर इसे ध्यान से समझिएगा। पढ़े लिखे, काबिल, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको कंज्यूमेट कहा जाता है। और फ्रेल, वीक, थिन, रिकेटी, ये तो बहुत स्ट्रांग वर्ड नहीं है, पर इमिसिएटेड बहुत स्ट्रांग वर्ड है। दुबले पतले व्यक्ति को इमिसिएटेड भी कहा जाता है ना, ये कम लोगों को मालूम होता है। एक फ्रेज होती है, बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का झोला, यानी दुबला पतला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 पे जो वर्ड है अनर्व्ड, अनर्व्ड का एंटोनिम पता करना है। ध्यान से देखिए, अनर्व्ड, ये देखिए, नर्व्ड के आगे यूएन लगा करके बन रहा है, तो अगर नर्व्ड का मीनिंग मालूम हो तो अनर्व्ड का पता चल जाएगा। नर्व्ड का कैसे पता चलेगा? NERV से। ये देखिए, नर्व्स होती है, वेन्स होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, समझ रहे हैं? नर्व, नर्व से ही बनता है नर्वस। जब कोई व्यक्ति नर्वस है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, छटपटाएगा, क्या वो एक जगह बैठेगा? एक जगह नहीं बैठेगा, इधर उधर चलेगा, कुछ ना कुछ मूव करेगा। नर्व्ड होने का मतलब ही है कि आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सुस्त नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, है ना, डेस्परेट होते रहेंगे। नर्व मूवमेंट से रिलेट करता है। तो जब नर्व्ड का मतलब ये है, तो अनर्व्ड का क्या मतलब है? जो एक जगह बैठा रहे, शिथिल रहे, जिसके ऊपर कोई टेंशन ही ना हो, कोई शिकन ना हो, जो कुछ करना ही ना चाहे। समझ रहे हैं ना? डिसइंटरेस्टेड, डिसइंक्लाइंड, अनर्व्ड मतलब किसी और कोई झुकाव ही ना हो, कोई जिए या मरे। इनडिफरेंट भी जिसको कहा जा सकता है, अनर्व्ड होना, चिंता रहित होना, पूरी तरीके से कोई चिंता ना हो तरीके से, उसको कहा जाता है अनर्व्ड। मेरी बात हो सकता है समझ में आई हो, होपफुली जरूर समझ में आई होगी।
तो अनर्व्ड, नर्व्ड का मतलब मैंने बताया ना, जहां बेचैनी हो, व्याकुलता हो, चिंता हो, कुछ ना कुछ आप करें, झुकाव हो, लगाव हो, डेस्परेशन हो, इंक्लिनेशन हो। अनर्व्ड हो गए आप, ऑपोजिट हो गया, तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, अ, कोई झुकाव नहीं, इंक्लाइंड की जगह डिस इंक्लाइंड है आप एक तरीके से। इंटरेस्टेड की जगह आप सर डिसइंटरेस्टेड हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना, उसको कहा जाता है अनर्व, जिसको आप शांत, शिथिल, इनडिफरेंट भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये सिनोनिम है सर इसका, ये ऑपोजिट होगा सर। ठीक है। हाँ, नर्वस, भाई अनर्व में आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो नर्वस में है, नर्वस है तो आप कुछ ना कुछ करेंगे ना सर। ये कहानी। सैंग्विन मतलब पॉजिटिव, सैंग्विन का मतलब है पॉजिटिव। जब आपको, आपके मन में एक होपफुल हैं आप, होपफुल है, आशावादी हैं, है ना, ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप चीज़ों का ब्राइट साइड देखना पसंद करते हैं, सकारात्मक रवैया, सैंग्विन है, होपफुल है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। इनर्वेटेड का मतलब है थका हुआ, बहुत स्ट्रांग वर्ड है सर। टायर्ड, जेडेड, जेडेड थका हुआ बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी दम ना हो, एग्जॉस्टेड जिसको बोला जा सकता है। एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, ठीक है, एग्जॉस्टेड, थका हारा बहुत ज्यादा। इनर्वेटेड, आप सोचो सर, अनर्व्ड बहुत अच्छा वर्ड मैंने आपको बताया, फिर सैंग्विन बहुत अच्छा वर्ड बताया, इनर्वेटेड बताया। देखिए, कहने वाले कहेंगे कि सब बहुत अच्छे हैं, मैं सब नहीं अच्छे आपसे कहूंगा, जो वास्तव में अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं को मैं बहुत बोलूंगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ध्यान से इन्हें समझे। नंबर 8 है जेटिसन। अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस को पढ़ा हो और शिप के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो, हो सकता है आपको जेटिसन का भी आइडिया हो। जेटिसन का मतलब होता है त्यागना, फेंक देना। जब आपने त्याग दिया तो फेंक दिया ना सर। और मैंने कहा ना, शिप से रिलेट करेगा कैसे। जेटिसन का मतलब एक्सेस फ्यूल को निकालना, जेटिसन करना। जब जब आप देखते हैं कि मान लीजिए कि प्लेन को लैंड करना है, तो तरीका ये होता है कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो सर्टेन लीटर्स ऑफ फ्यूल के साथ टेक ऑफ किया। फिर जब लैंड करने की बात आई तो रूल्स के मुताबिक कुछ तरीके होते होंगे कि इतने लीटर फ्यूल, इतनी ही क्वांटिटी में फ्यूल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब भी कभी लैंडिंग कराई जाने वाली होती है प्लेन्स की, तो जो टैंक है उसमें जो फ्यूल की क्वांटिटी है उसको चेक करते हैं क्रू मेंबर्स, और अगर फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनसे, तो उस फ्यूल को हवा में ही बर्न किया जाता है, यानी कि उसे जेटिसन किया जाता है। ठीक है, हाँ, फ्यूल को हवा में ही जेटिसन करते हैं प्लेन्स। अभी कुछ वक्त पहले एक रनवे पे ऐसा ही हादसा हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अब इमरजेंसी लैंडिंग जब होती है तो फिर जो फ्यूल है वो तो यूज ही नहीं हुआ ना, तो ऐसे में पायलट को बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ जाता है, और इमरजेंसी लैंडिंग यानी कि जल्द से जल्द प्लेन को उतारना भी है। तो क्या हुआ कि जब फ्यूल को बर्न किया गया तो उतना ज्यादा नहीं जेटिसन किया जा सका फ्यूल को जितना चाहिए था, जिसकी वजह से रनवे पर प्लेन उतरता है तो प्रेशर की वजह से टैंक में आग लग जाती है, ज्यादा फ्यूल होने की वजह से, और बहुत से लोग उसमें मर जाते हैं। तो जेटिसन, फ्यूल को त्यागना, है ना, ईल्ड करना, गिव अप कर देना, थ्रो कर देना बेकार समझ करके, जेटिसन। आपने टाइटैनिक मूवी अगर देखी हो, तो जब शिप आइसबर्ग से टकरा जाती है तो तुरंत वहां के जो क्रू मेंबर्स हैं वो कार्गो को फेंकना शुरू कर देते ताकि शिप हल्की हो जाए। जब भारी होगी शिप तो जल्दी डूबेगी, हल्की है तो वो जितना लगेज था सब फेंकने लगते हैं, केवल पैसेंजर्स को ही रोकते हैं, और फिर पैसेंजर्स को भी धीरे 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 जो फ्लोटिंग बोट्स होती हैं उनसे भेजा जाता है। तो जेटिसन किया जाता है वहां पर जो स्टॉक है, जो फ्यूल है, इन सारी चीजों का। जी, ऑप्शन देखिए। तो जेटिसन का मीनिंग एक तरीके से रिलीज कर देना हो सकता है, फेंक देना, थ्रो अवे, है ना ये।
आपको ऑपोजिट चाहिए, कंजर्व, रेलिंक्विश, प्रिजर्व से प्रिजर्व आंसर है, क्योंकि जब आप किसी चीज को फेंक रहे हैं तो जेटिसन है, और अगर उसे संरक्षित रख रहे हैं तो वो प्रिजर्व ही तो हो गया। ऑप्शन नंबर बी में लिखा कन्वर्स। सर कन्वर्स को कन्वर्सेशन से रिलेट करिए ना सर। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, तो कन्वर्स मतलब कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, तो कन्वर्स मतलब बातचीत करना। कन्वर्सेशन नाउन है और कन्वर्स एक वर्ब हो जाएगी। बातचीत करना एक तरीके से, डिस्कस करना जिसको कहा जा सकता है, डिस्कस करना, बातचीत करना। रेलिंक्विश त्याग देना, ये सिनोनिम है एक तरीके से। हाँ, लेकिन रेलिंक्विश का इस्तेमाल सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए किया जाता है, फ्यूल को नहीं, एक तरीके से, है ना। जेटिसन उन चीजों को किया जाता है दैट आर ऑफ नो यूज, जो बेकार की हैं उनको जेटिसन किया जाता है। और रेलिंक्विश आप स्वेच्छा से सुख सुविधाओं को रेलिंक्विश कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। अभी जैसे देखिए किसी देश की घटना है, वहां कोई आग लग जाती है और फिर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो वो रेलिंक्विश कर देते हैं, पावर को त्याग देते हैं, जिसे आप एब्डिकेट बोल सकते हैं। ठीक है, एब्डिकेट, गिव अवे जिसको बोला जा सकता है। ठीक है, हाँ। प्रिजर्व हो जाएगा कन्वर्स, बातचीत करना, और कंसेंट का मतलब सहमति देना होता है। कंसेंट करने का मतलब है अग्री करना, एक्सीड करना, है ना। से यस, से यस, गिव योर नॉड, अपनी सहमति देना, दिस इज कॉल्ड टू गिव योर कंसेंट। नंबर 9, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मतलब ऊट पटांग, बेढंगा, अजीबोगरीब, जो कैरेक्टर्स राक्षसों वाले होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े हाथ पैर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा मुंह, वो ग्रोटेस्क होता है। जो चीज आपको नेचुरल ना लगे, अननेचुरल लगे, एक तरीके से स्ट्रेंज लगे, जो चीज आपको पिक्यूलियर लगे, मतलब जो साधारण ना लगे, सामान्य ना लगे, असाधारण लगे, पर योग्यता में नहीं सर, बकवास में। ग्रोटेस्क होना अच्छी बात नहीं है, वो आपको इतना अजीब लगेगा कि आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसको कहा जाता है ग्रोटेस्क। स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, अनकॉमन जिसको कहा जा सकता है, एक सेकेंड रुकिए, है ना, जिसे आप अनकॉमन बोल सकते, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में एक ऑप्शन है नेचुरल, यही आंसर है से इसका, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है ना, अजीब है, अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है। तो नेचुरल मतलब जो नॉर्मल है, नॉर्मल है, जो सामान्य है, उसे नेचुरल कहा जाएगा। बिजार तो इसका सिनोनिम है, बिजार मतलब भी होता है स्ट्रेंज। विम्सिकल मतलब सन की, विम से बना है सर, विम्सिकल बनता है विम से, WHIM, विम मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, सनक जिसको कहा जा सकता है। विम्सिकल मतलब सन की, जिसे आप इसेंट्रिक भी कह सकते हैं, साइको भी बोल सकते हैं। विम्सिकल। सिंफुल नहीं समझे, सिन मतलब पाप, सिंफुल जिसके, जो पाप में डूबा हो, यानी कि जो पापी हो, उसको सिंफुल कहा जाता है। जो रॉन्ग है एक तरीके से, है ना, उसको सिंफुल बोल सकते हैं। तो ग्रोटेस्क जो स्ट्रेंज है, अजीब है, जो अनकॉमन है, पिक्यूलियर है, बेढंगा है, बेकार है, नेगेटिव वर्ड है। लास्ट वर्ड देखिए आज के सेशन का, इट इज इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब क्या हो सकता है, ऑप्शन देखिए, इमिनेंट, परमानेंट, परवेजिव और प्रिवालेंट। सर इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षणिक, मतलब जो चीजें इफेमेरल है, जो चीजें परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है ना, ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है एक तरीके से। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, तो आप उसको किनारे करके पढ़ें, है ना। मुझे खुद लगता है कि मेरी राइटिंग ठीक नहीं आती, मैं इतने दिनों से यूज कर रहा हूँ राइटिंग पैड को, लेकिन फिर भी मैं यूज टू नहीं हो पा रहा हूँ। शॉर्ट लिव, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फगेशियस भी इसको कहा जा सकता है, अभी यह कुछ देर बाद ना रहे तो उसको कह सकते हैं इवेनेसेंट। शॉर्ट लिव, परमानेंट ना हो, जो आपको ऑपोजिट चाहिए ना बॉस, तो परमानेंट को रखिए। परवेजिव, प्रिवालेंट नहीं होगा। परवेजिव और प्रिवालेंट एक दूसरे के सिनोनिम में, पहली बात। परवेजिव और प्रिवालेंट का मतलब होता है व्याप्त,
हर जगह जो चीज़ मौजूद हो, व्याप्त हो। जो चीज़ हर जगह मौजूद है उसको वाइड स्प्रेड भी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जो चीज़ हर जगह एग्ज़िस्ट करती है, दैट व्हिच एग्ज़िस्ट एवरीवेयर, उसी को परवेसिव कहा जाता है। जैसे कोई स्मेल ही हो, पूरे घर में सब जगह वो स्मेल आ रही हो तो परवेसिव स्मेल हो जाएगी। समझ रहे हैं एक तरीके से? परवेसिव इन्फ्लुएंस, किसी का असर सब जगह व्याप्त हो, तो परवेसिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है? जो चीज़ हर जगह व्याप्त है, वाइड स्प्रेड है, जो चीज़ ग्लोबल हो सकती है, जैसे आप यूबी लिखते रहिए वरना रुकिए। हाँ, परवेज़िव व्याप जिसे आप वाइड स्प्रेड बोल सकते हैं। यूबिक्विशियस भी कह सकते हैं। ठीक है? जो चीज़ हर जगह हो। एक और बड़ा अच्छा वर्ड होता है परमिएटिंग, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? यूबिक्विशियस, प्रिवेलेंट तो लिखा ही मैंने, परमानेंट आंसर हो गया। इमिनेंट को आप सर इमीडिएट से रिलेट करिए। हाँ, इमीडिएट से आई डबल एम ई आई डबल, यहाँ बस आई डबल एम आई है। इमिनेंट वो है जो रेडी टू हैपन है, जो चीज तैयार है होने के लिए, इमिनेंट जो चीज हो के ही रहेगी। और जल्द से जल्द होगी तो वो इमीडिएट भी तो हुई, जो अभी तुरंत होगी वही इमिनेंट है। जल्द से जल्द जो कुछ भी होगी, ठीक है, इमिनेंट जो चीज। और ये भी याद रखिएगा, अक्सर इमिनेंट वर्ड को पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं किया जाता। जैसे कोई कहे कि उसका पकड़ा जाना तय है, जब ये कहा जाता है कि उसका पकड़ा जाना तय है, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो उसे जरूर पकड़ लिया जाएगा, और जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा ना, तो वो इमिनेंट है, उसका जो अरेस्ट है वो इमिनेंट है। समझ रहे हैं? जैसे आप कहें कि बाढ़ का आना तय है, क्योंकि कोई तैयारी तो की नहीं गई है। The floods are imminent. Like every year, floods are imminent in Assam. समझ रहे हैं? और आती ही है हर साल बिहार और असम में बाढ़। तो फ्लड्स इमिनेंट हैं हर बार, मई जून के महीने के बाद आना उनका तय है एक तरीके से। तो ये था आज का सेशन, लेक्चर नंबर 6। जो ज़रूरी चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनको अलग से नोट करते हुए ज़रूर चला करें, ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें। यूट्यूब चैनल है मेरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर के नाम से, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे ही, इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अपने-अपने डाउट्स जो हैं इस पर पोस्ट किया करें, तो मैं उन्हें आंसर करूँगा। अगर आप अपने बैच के चैट्स में भी डाउट्स पोस्ट करेंगे तो मैं समय मिलते उन्हें आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।